दोस्तों, आज हम RRB ALP CBT1 28 नवंबर 2024 शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है। 3 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 101 रुपया है, जबकि 5 पेंसिल और 3 कलमों का कुल मूल्य 51 रुपया है। तो 2 पेंसिल और 2 कलम का मूल्य क्या होगा, इन्हें सवाल पूछा है। सवाल क्या कर रहा कि 3 पेंसिल, माना कि एक पेंसिल का मूल्य ₹P है, तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 3P होगा कि नहीं? सवाल क्या कर रहा कि एक पेंसिल का मूल्य ₹P माने तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 3P होगा कि नहीं? उस तरह से एक कलम का मूल्य ₹K माने तो 5 कलम का मूल्य कितना हो गया? 5 के, और इस दोनों का सम कितना दिया हुआ? 101 रुपया दिया है कि नहीं? फिर आगे क्या कर रहा कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य ₹P, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 5P। उसी तरह से एक कलम का मूल्य K, तो 3 कलम का मूल्य कितना हो गया? 3K होगा कि नहीं? और इस दोनों का सम कितना दिया हुआ? 91 दिया हो कि नहीं? अब यहाँ से हमको P और K निकालना है। तो जब भी इस तरह का सवाल है कि सीधे इंटरचेंज करके लिखा हुआ है कि जैसे मैं पहले 3 पेन था, अब 3 कलम खरीदा, पहले 5 कलम खरीदता था, अब 5 पेन खरीदा, मतलब सीधे इंटरचेंज करके रहे। तो एक बार जोड़ देना और फिर एक बार घटा देना। जैसे में एक बार जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? P प्लस K का मान कितना निकल के आएगा? 538। इतना निकल के आएगा कि नहीं? जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 192। तो P प्लस K कितना निकल के आएगा? 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, और 8 से 24 नहीं होगा कि नहीं? मैंने क्या कहा कि जब भी इस तरह का सवाल है तो इंटरचेंज करके रहे, दो इक्वेशन 2 टर्म दिया है और इंटरचेंज करके रहे, तो एक बार जोड़ देना और फिर एक बार घटा देना। एक बार जोड़े तो P प्लस K 24 निकला, अब एक बार घटावेंगे तो कैसे निकलेगा? अधिक में से कम घटेगा, मतलब K माइनस P होगा कि नहीं? जब दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा? 101 में से एक कम घटेगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा कि नहीं? क्योंकि जब हम इधर जब घटावेंगे तब 5 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 इंटू K माइनस P और 10, तो K माइनस P कितना? 5 आएगा कि नहीं? अब यहाँ से हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? P से P खत्म, तो K का मान कितना निकलेगा? 29/2। P का मान निकला कि नहीं? K का मान, P का मान कितना निकलेगा? अगर दोसा इक्वेशन में रखते हैं तो P के K का मान, तो P कितना निकलेगा? 5 को 10, 19/2। P का मान निकला कि नहीं? अब सवाल क्या पूछा कि 2 पेंसिल और 2 कलम का मूल्य, तो एक पेंसिल का मान 19/2 है, तो 2 पेंसिल का मान कितना होगा? 19 होगा कि नहीं? उस तरह से एक कलम का मान 29/2 है, तो 2 कलम का मान क्या होगा? 29, और 9 और 18 3, 48 आएगा कि नहीं? और ये आपका आंसर पूछ रहा था। मैंने क्या कहा कि जब भी सवाल में दो इक्वेशन 2 टर्म दे रहा और इंटरचेंज करके क्या लिखा रहे कि जैसे मैं पहले 3 पेन खरीदता था, आज 3 कलम खरीद रहा, पहले 5 कलम खरीदता था, आज 5 पेन का इंटरचेंज करके लिखा है, तो इसको क्या करना? एक बार जोड़ देना। तो एक बार जब जोड़ोगे तो P प्लस K निकल कर आएगा, फिर एक बार इसको घटा देना। तो घटते तो अधिक में से कम घटता है, इसमें 5 में से 3 घटे, इससे K माइनस P होगा। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन निकल देना। दूसरा सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? तो क्या कह रहा है? तीसरा सवाल, 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों का योग का 56% था, तो उनके द्वारा प्राप्त किए अंक कितने थे? सवाल पूछा। सवाल क्या कर रहा है कि 2 स्टूडेंट था, उसमें से एक स्टूडेंट का मार्क्स दूसरे से 9 अधिक है, उसके साथ साथ उनका जो अंक है, दोनों के अंकों का योग का 56% है। सवाल कर रहा, सवाल क्या कर रहा कि एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो दूसरे से 9 अंक अधिक है, उसके साथ साथ उसके साथ साथ उसका जो अंक है
दोनों के अंक का योग का 56% है। तो अगर हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि, कि किसी एक स्टूडेंट का जो अंक है वो दोनों के अंक का 56% होना चाहिए कि नहीं। कि जैसे हमको पहला ऑप्शन लेते हैं तो ये दोनों, अगर पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो दोनों का सम कितना आता है 43 और प्लस 34, दोनों का सम कर गए तो इसका यूनिट डेज कितना आ रहा है 7 आ रहा है। और 7 को अगर 56 से गुना करेंगे तो यूनिट डेज कितना आएगा 2 आ रहा है। क्या 43 और 34 में किसका यूनिट डेज 2 है? नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। हमने क्या किया, सवाल क्या करा कि किसी या तो 43 या 34, किसी एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है ना वो 43 और 34 के सम का 56% है। इन्हें सवाल कर रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे में 43 और 34 किसी एक स्टूडेंट का अंक आया होगा तो या तो 43 और 34, तो मान लेते कि किसी एक स्टूडेंट का 43 अंक आया होगा तो दोनों के सम का 56% होना चाहिए। तो आ नहीं रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि जैसे में 43 और 34 ये दोनों का सम का 56% किसी एक स्टूडेंट का अंक होना चाहिए, या तो 43 होना चाहिए या 34 होना चाहिए। तो आएगा नहीं, अगर यूनिट डेट मैच करते तो 4 3 7 और 7 को 6 से गुना 7 6 के बाद यूनिट 2 आ रहा। 43 और 34 में किसका यूनिट 2 है? ये नहीं है। या तो 43 होना चाहिए या तो 44 होना चाहिए। गलत है। अगर दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं तो 41 और 32 ये दोनों का सम का यूनिट डेट कितना 2, और 2 को अगर 56 से गुना करेंगे तो यूनिट डेट कितना 2 आ रहा है। मतलब ये इसका होने का चांसेस है बी का, है कि नहीं। अगर हमको सी देखते हैं तो ये 39 और 30 ये दोनों का सम का यूनिट डेट कितना 9 आ रहा है। और 9 को अगर 56 से गुना करेंगे तो 9 6 के 54 4 यूनिट डेट आ रहा है। 39 और 30 में यूनिट किसका 4 है? नहीं है, मतलब सी भी आंसर नहीं होगा। उस तरह से 42 और 33 देखते हैं तो ये दोनों का सम कहते हैं तो यूनिट डी कितना 5 आ रहा, और 5 को 56 से गुना करें कितना आता है? सॉरी नहीं आएगा। जैसे बी ऑप्शन चेक करते हैं 41 और 32 तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो यूनिट डी कितना 3 आ रहा, 3 आ रहा, और 3 को 56 से गुना 18, तो बी भी आंसर नहीं होगा। एक आंसर को बता डी। जैसे 42 और 33 इस दोनों को जोड़ते हैं और इसका 56% करते हैं, इसका 56% करते हैं तो कितना आता है 3 2 5 75, और 75 का 56% कितना होता है 420 होता है कि नहीं 42। 75 को 56 से जब गुना करेंगे तब 42 होगा, तो 2 जीरो का तो 42 आएगा कि नहीं। अब देखो तो 42 और 33 में एक 42 आ रहा है कि नहीं, मतलब आपका आंसर का डी होगा कि नहीं सही। सवाल कुछ नहीं कर रहा, सवाल कर रहा कि किसी एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो दोनों के सम का 56% होना चाहिए। तो हम सीधे ऑप्शन से चल रहे हैं क्योंकि जैसे 42 और 33 ये दोनों का सम का 56% करेंगे तो किसी एक स्टूडेंट का मार्क्स आना चाहिए, या तो 42 है तो 33 आना चाहिए। तो सीधे हम यूनिट डेट मैच कर लिए। ये हो गया ऑप्शन से चलने का तरीका। इसका बेसिक क्या है देख लीजिए। जैसे इसका बेसिक बनाएंगे तो क्या बनेगा, सवाल का हम बेसिक क्या कह रहा है। सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक लाया है, और उसके बाद क्या करा कि उसके अंक उनके अंकों का योग का 56% है। माना कि एक स्टूडेंट था जो x अंक लाया होगा, तो दोनों का सम कितना होगा x प्लस बाई। x प्लस बाई होगा कि नहीं। हमने माना कुछ है कि एक स्टूडेंट ने x अंक लाया तो दूसरा स्टूडेंट ने बाई, तो दोनों का सम कितना होगा इतना होगा, और इसका 56% इन है 56%। x का मान, सवाल क्या कह रहा है, इसका 56% है कि नहीं।
मतलब जैसे मैं एक स्टूडेंट था, वो x अंक लाया लाया तो दोनों के सम का 56% है कि नहीं। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो कितना होगा, 14 चौके 56 और 25 चौके 100। तो 25 से x में से 14 घटाओगे कितना होगा, 11x आएगा कि नहीं, बराबर कितना होगा 14y। तो यहाँ से x और y का रेशियो कितना निकल के आएगा, 14/11 आएगा कि नहीं। अब सवाल क्या कहा कि एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो दूसरे से 9 ज्यादा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हो 3। तो ही 3 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 9 दिया है कि नहीं, दोनों का डिफरेंस 3 गुना। इन्हें सवाल है कि जैसे में एक स्टूडेंट का मार्क्स दूसरे से 9 ज्यादा है, मतलब डिफरेंस कितना है 3। तो ही 3 यूनिट का मान 9 दिया है कि नहीं 3 गुना। तो सवाल पूछा कि उनका प्राप्तांक, जैसे में x का मान 14 है तो ये भी 3 गुना होगा कि नहीं 42। और y का अंक 11 है तो ये भी 3 गुना होगा 33। और ये तो आपसे पूछ रहा था कितना 42 और 33 आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, चौथा क्या कह रहा है कि इन्हीं 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मान को 20 से गुना किया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो क्या होगा कि संख्या में जो हम एक्शन करते हैं वही एक्शन हमको एवरेज में करते हैं कि नहीं। जैसे में हर एक संख्या में 20 से गुना कर रहे हैं तो एवरेज में भी 20 से गुना करना होगा 800। ये कंसेप्ट होता है। पांचवा सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तु पर 5 खरीदे 6 पाए जैसी योजना दे रहा है। क्या कह रहा है कि 5 तुम खरीदोगे तो 6 तुम पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 वस्तु तुम खरीदोगे, मतलब 5 वस्तु के तुम मूल्य दोगे तो तुमको वो 6 वस्तु के मूल्य का बराबर दे देगा। ना सवाल है कि जैसे तुम 5 वस्तु खरीदोगे, मतलब 5 वस्तु का तुम मूल्य दोगे तो तुमको 6 वस्तु दे देगा, मतलब एक वस्तु तुमको एक्स्ट्रा दे देगा। मतलब एक वस्तु दुकानदार क्या कर रहा है, एक वस्तु का छूट दे रहा है कि नहीं। मतलब ग्राहक से वो 5 वस्तु का पैसा लिया लेकिन ग्राहक को 6 वस्तु दे रहा है, मतलब एक वस्तु वो एक्स्ट्रा दे रहा है। तो जो एक वस्तु जो एक्स्ट्रा दे रहा है वही न दुकानदार उसको छूट दे रहा है। तो दुकानदार कितना छूट दे दे उसको, 1/6 दे दिया कि नहीं छूट। और परसेंट में निकाला तो 100, तो कितना हो गया 16.283%। ये आपका आंसर हो गया। क्या कह रहा है कि जैसे 5 खरीदो 6 पाए, इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार था जो ग्राहक से 5 वस्तु का ही पैसा ले रहा है लेकिन वह उसको 6 वस्तु दे दे रहा है, मतलब एक वस्तु उसको एक्स्ट्रा दे रहा है। मतलब दुकानदार एक वस्तु का छूट दे रहा है कि नहीं। मतलब दुकानदार था जो एक वस्तु के मूल्य के बाद उसको छूट दे रहा है कि नहीं ग्राहक को। तो तो कितना छूट दे रहा है, तो 1/6। छठा सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि किसी देश में 55% जनसंख्या महिला है, मतलब 55 महिला है, ठीक। तो 45 कौन हो, पुरुष। अब पूछ क्या रहा है कि 80% पुरुष साक्षर है, 80% साक्षर है और टोटल 58% साक्षर है। तो पूछ क्या रहा है, एलिगेशन लागू कर देते हैं, इसको काटेंगे तो कितना होगा 11:9 और टोटल कितना आ रहा है 20। एलिगेशन लागू कर दिए कि जैसे में पुरुष था वो 80% साक्षर है और टोटल 58% है, तो महिला कितना होगा, ये तो सब पूछ रहा था। तब जैसे में टोटल 58% साक्षर है तो हमको निकाल के 80% जो 58 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 22 ज्यादा है कि नहीं। और इसको अगर 9 से गुना करते हैं और फिर अब क्या बताते हैं कि जैसे में शेष निकालना तो नेट इफेक्ट क्या होता है 0 बनता है। जैसे में 22 ज्यादा है तो नेट इफेक्ट 0 बना क्या होगा, इसको घटाना होगा कि नहीं। अब निकालना किसका 11 से, तो जो निकालना उसे डिवाइड कर दीजिए। 11 को 9 18, मतलब 40% आ गया कि नहीं।
हमने क्या निकालना कि जिसमें टोटल 58% साक्षर है, तो हमको निकाल के 80% जो है 58 से कितना ज़्यादा 22 ज़्यादा है, और केवल संख्या 9, तो 9 से गुना कर दिए। अब हमको क्या करेंगे, नेट इफेक्ट जीरो बनाना होता है शेष में, तो जैसे में जब प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस होगा तो प्लस कर देना, और बट्टा में जो निकाल उसे डिवाइड, आंसर 40%। 7वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, तो 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था। मतलब 8 वर्ष पहले आयु का योग 51 है, तो वर्तमान में इनका योग कितना होगा। तो हर व्यक्ति 68 वर्ष का उम्र बढ़ा हुआ कि नहीं, तो 3 व्यक्ति का उम्र कितना बढ़ेगा 24। जैसे में 8 वर्ष पहले आयु का योग 51 था, तो वर्तमान में इनका योग कितना होगा। तो हर व्यक्ति 68 वर्ष बढ़ा हुआ कि नहीं, तो टोटल 3 व्यक्ति था, तो आयु कितना बढ़ेगा 24 बढ़ेगा कि नहीं। मतलब इनके वर्तमान आयु का योग कितना हो गया 79, 75। मतलब इनके आयु का योग कितना होगा 75 होगा कि नहीं। तो इनके वर्तमान आयु का योग कितना है 4, 5, 6, 6, 4, 10, 15 यूनिट। तो ही 15 यूनिट का मान कितना होगा 5 गुना। तब पूछ रहा क्या रहा कि सबसे बड़ा व्यक्ति, तो सबसे बड़ा व्यक्ति क्या 6, तो 6 5 30। तो ये आपसे पूछ रहा था, और वैसे ऑप्शन भी चेक कर सकते थे कि सबसे बड़ा व्यक्ति पूछा था, सबसे बड़ा व्यक्ति क्या होगा 6 का मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल तो ये दोनों है ही नहीं है, ये दोनों हमसे होगा। 8वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 टॉफी बेचता है, उससे 20% का लाभ होता है। तब पूछ रहा कि 1 रुपया में कितना टॉफी खरीदे। इन्हें सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपया में 10 टॉफी बेचता है, तो 20% का लाभ कमाता है। मतलब 1 रुपया में 10 टॉफी बेचता है, तो एक टॉफी कितना में बेचता होगा, एक टॉफी कितना में बेचता होगा 1/10 में बेचता होगा कि नहीं। मतलब 1 रुपया में 10 टॉफी बेच रहा है, तो एक टॉफी कितना बेचता है 1/10 रुपये में बेचता है कि नहीं। तो 1/10 रुपये में जब बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। मतलब 120% का मान दिया है कि नहीं 1/10, तो 1% का मान कितना होगा 120 से डिवाइड कर दिए, तो 100% का मान क्या होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्रम 100%। जैसे हमने क्या निकाला कि 1 रुपये में 10 टॉफी बेचता है, तो एक टॉफी कितना में बेचेगा 1/10 में बेचेगा कि नहीं, तो इसको 20% लाभ होता है। मतलब 1/10 जो है 120 का बराबर है कि नहीं, 120% 110 1/10 के बराबर है, तो 1% कितना 120 से डिवाइड कर दिए, तो 100% कितना बराबर 100 से गुना कर दिए, कितना आया 1/12 आ गया कि नहीं। मतलब एक टॉफी इतना रुपये में खरीदता हो कि नहीं। हमने क्या निकाला कि एक टॉफी वह 1/12 में खरीदता है, तो 1 रुपया में कितना टॉफी खरीदेगा 12 रुपये, 12 टॉफी खरीदेगा कि नहीं। हमने क्या निकाला कि जैसे मैं 1 रुपया में 10 टॉफी बेच रहा था, एक टॉफी कितना बेच रहा हूँ 1/10 में, तो इससे उसको 20% का लाभ हो रहा। मतलब 120 का मान दिया कि नहीं 1/10, तो 1% का मान क्या होगा 120 से डिवाइड कर दिए, तो 100% का मान कितना होगा गुना कर दिए, तो 1/12 आ गया कि नहीं। तो एक टॉफी का क्रम कितना 1/12, तो एक टॉफी वो का क्रम कितना 12 रुपया। मतलब 1 रुपया में वो 12 टॉफी खरीदता था कि नहीं, और ये आपका आंसर हो गया। 9वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक बार के परिमाप के बराबर है, और इसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज की संगत ऊंचाई के बार की भुजा के बराबर है। तो क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और आधार क्या है, तो आधार की लंबाई जो बार के परिमाप के बराबर है, और जिसका विकर्ण दिया मतलब बार का विकर्ण 7√2 है, तो इसका भुजा कितना होगा 7, तो परिमाप कितना होगा 28 होगा कि नहीं,
और जो बार का जो परिमाप है वही त्रिभुज का बेस है कि नहीं। अब ऊंचाई क्या होगा, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई एक बार की भुजा के बराबर है, और जिसका क्षेत्रफल दिया तो बार का क्षेत्रफल 169 है, तो बार की भुजा कितना होगा 13। तो जो बार की भुजा वही आपकी ऊंचाई है कि नहीं, तो गुना कर दिए 14 से, 4×3 = 12, 4×3 = 7, 182 आ गया कि नहीं, और ये आपका आंसर हो गया। 10वां सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज है जिसके चारों कोण का रेशो दिए गए हैं, तो पूछ रहा है कि कैसा चतुर्भुज होगा। तो एक चतुर्भुज के चारों कोण जब अलग अलग हो तो चतुर्भुज हमेशा ट्रेपेजियम होता है कि नहीं। एक चतुर्भुज जिसके चारों कोण अलग अलग हो तो चतुर्भुज कैसा होता है, ट्रेपेजियम होता है। और स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों कोण इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पर तो चारों कोण इक्वल है ही नहीं है, तो होगा ही नहीं करेगा। और पतंग में क्या होता है कि अपोजिट कोण इक्वल होता है, तो यहाँ पर अपोजिट कोण इक्वल है नहीं है। और पैराग्राम में भी अपोजिट कोण क्या होता है, इक्वल होता है, ये भी नहीं है। जैसे मैं एक चतुर्भुज के चारों कोण जब अलग अलग हो तो ट्रेपेजियम होता है। और पतंग में क्या होता है कि अल्टरनेट कोण इक्वल होता है, अपोजिट कोण इक्वल होता है। और पैराग्राम में भी अपोजिट कोण इक्वल होता है, और स्क्वायर में सभी कोण इक्वल होता है। तो हो गया कि नहीं। 11वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि जिसमें कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² लिख सकते हैं कि नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला 2 होंगे, तो प्लस बी माइनस बी, तो माइनस वाला खत्म होता है, प्लस वाला बचेगा कि नहीं। ये आपका आंसर हो गया, और कुछ सवाल तो नहीं हो गया। जय हिंद दोस्तों।